Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCool. I am Gokul Bajaj and today I am going to teach unit number 15, Biodiversity Conservation and Environmental Issue. So as the name suggests, we can divide this chapter into three parts, that is biodiversity, conservation of biodiversity and the environmental issue. So this chapter is very lengthy but very easy to understand. Lengthy in terms of content while easy in terms of understanding the concepts and the chapter. At the end of this chapter, we will be able to understand the concept and importance of biodiversity, यानी कि biodiversity होती क्या है और उसका importance क्या है human life के साथ. Then to know about the various patterns of biodiversity, कि अब यहाँ पे पैटर्न का मतलब क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा मिलेगी, कौन से कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होगी, किस रीजन में ज़्यादा होगी, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, लाइक लैटिट्यूड के अगेंस्ट कैसा होता है, मतलब हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल में ज़्यादा होगी या टेम्परेट में ज़्यादा होगी या पोलर रीजन में ज़्यादा होगी. ठीक है, उस तरह से हम इसको पढ़ेंगे. वाइल अल्टीट्यूड के बारे में भी हम देखेंगे कि हाई अल्टीट्यूड्स पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है या लो अल्टीट्यूड्स पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है. देन टू लर्न अबाउट दी थ्रेटन्ड स्पीसीज, कि इन बायोडाइवर्सिटी में से कौन सी स्पीसीज धोखे में है, कौन सी स्पीसीज खत्म होने के कगार पर है, कौन सी स्पीसीज खत्म हो चुकी है, कौन सी स्पीसीज आने वाले समय में खत्म हो जाएगी. एंड देन टू स्टडी द स्ट्रेटजीज ऑफ कंजर्वेशन एंड वेरियस कंजर्वेशन रिजर्व्स, यानी कि अब जो स्पीसीज को थ्रेट है उन स्पीसीज को हम बचाए कैसे, उनके ऊपर क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजीज अभी तक यूज की गई है. देन कंजर्वेशन रिजर्व, तो आपने सुना होगा टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क. तो ये जो होता है ये क्या होता है, इसका क्या रीजन है और हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट. एंड फाइनली टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड हाउ टू टैकल देम. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उससे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, उस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अगेंस्ट कैसे फाइट करना है, वो पोल्यूशन होता क्या है, उसको कैसे ट्रीट करना है, और ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स के लाइक इस चैप्टर के अंदर. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. देन टू बिगिन विथ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये बायोडाइवर्सिटी होती क्या है. अगर इसका हिंदी में मतलब जानना है तो इसे मैं कहूँगा जैव विविधता. आपने देखा होगा कि देर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, पर हर कोई अलग है. शेर जो होता है, लाइक टाइगर इज डिफरेंट दैन द लॉयन, लॉयन इज डिफरेंट दैन द चीता, चीता इज डिफरेंट दैन द लेपर्ड, लेपर्ड इज डिफरेंट दैन द सम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक कैट. सो हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है. अगर हम बात करें हमारे क्लास में अगर 40 बच्चे बैठे हैं तो एक भी बच्चा दूसरे बच्चे के जैसा सेम नहीं होता दिखने में, ना ही अपीयरेंस से, ना ही बिहेवियर से. हर कोई एक मेक से अलग है और उसी अलगनेस को हम वेरिएशन कहते हैं, उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं. हर कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है, उसी को हम कहते हैं जैव विविधता. अगर इसका एक लिटिल मीनिंग देखें तो अगर इस वर्ड को हम स्प्लिट करें तो बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग, वाइल डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वेरिएशन और वेरिएबिलिटी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी. अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो इट इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएबिलिटी अमॉन्ग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर और उनके बीच में रहने वाले डिफरेंसेस को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. और हम कह सकते हैं एक बेसिक अगर अच्छे से डेफिनेशन देखी जाए, साइंटिफिक डेफिनेशन, सो डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल्स, जीन्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम, बायोम्स. यानी कि क्या कहना है, मतलब कि हर लेवल पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी है. अगर आप सेल की बात करो तो भी बायोडाइवर्सिटी है. सेल के अंदर होने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करो, बिकॉज एक सेल भी बनती है तो 4 से 5 अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आपको जो सेल होगी उसमें आपके ऑर्गेनल्स होंगे, वो ऑर्गेनल्स बने होंगे आपके लिपिड्स से, प्रोटीन्स से. देन उसके अंदर होंगे कुछ न्यूक्लिक एसिड, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं. तो 4-5 कंपोनेंट तो सिर्फ किसमें है, सेल के लेवल पे है. फिर वो सेल से टिश्यू बनता है, हर टिश्यू दूसरे टिश्यू से अलग होता है, तो टिश्यू में भी डिफरेंसेस है. देन जीन्स, हमारे हर ऑर्गेनिज्म के जीन्स का वेरिएशन अलग अलग होता है. किसी में जीन्स अलग तरह से एक्सप्रेस होते हैं, किसी का जीन का एक्सप्रेशन अलग तरह से होता है. देन स्पीसीज, एज स्पीसीज लेवल भी हम कितने सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं. इकोसिस्टम, हर जगह का एक रीजन का एक डाइवर्सिटी अलग होता है. एंड फाइनली द बायोम.
So the term biodiversity was actually coined by Walter Rosen, but the term was popularized by sociologist called एडवर्ड विल्सन। ये जो टर्म दी थी, ये एक्चुअल में टर्म दी थी वॉल्टर रोजेन ने इन द ईयर 1982। बट आपको बता दूं सीबीएसई के किताब में इसको दिया है कि ये टर्म दी किसने थी, एडवर्ड विल्सन ने। सीबीएसई के किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि ये टर्म दी थी एडवर्ड विल्सन ने, जो कि गलत है। ये टर्म दी थी, ये टर्म कॉइन की थी वॉल्टर रोजन ने। एडवर्ड विल्सन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया, इस टर्म को बार बार उन्होंने अपने स्टडीज में यूज किया। देन अगर हम बायोडाइवर्सिटी को, अभी मैंने थ्योरेटिकली समझाया, अब हम देखते हैं इस पिक्चर्स में कि हम बायोडाइवर्सिटी एग्जैक्टली होती क्या है और कैसे हम समझेंगे। तो एक साइंटिफिक एग्जाम्पल लेने की जगह मैं उसका एक बेसिक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा यहाँ पर, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ सॉक्स। ये देखिए सभी सॉक्स है, पैर में पहने जाते हैं। आप देखोगे तो डिजाइन भी सभी सॉक्स का सेम है, बट क्या चेंज है, क्या डिफरेंट है, उसका कलरेशन। पहला ये जो होता है, ये जो है ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये वाला इससे मैच नहीं कर रहा, ये वाला इससे मैच नहीं कर रहा, ये वाला इससे मैच नहीं कर रहा। तो ये सभी सॉक्स जो है वो अलग अलग है। यानी हम क्या कह सकते हैं, इस अलगनेस को हम जो कहेंगे इसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। है सभी क्या, सॉक्स पैर में ही पहने जाते हैं, सबका यूज क्या है, सेम पहने जाएंगे पैर में, बट सभी के कलरेशन में वेरिएशंस है, कलरेशंस अलग अलग है। इसी चेंज को, इसी वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल नहीं है। बायो मतलब लिविंग, लिविंग थिंग्स के अंदर की डाइवर्सिटी की बात हम बाद में करेंगे। ये क्या है, ये डाइवर्सिटी ऑफ सॉक्स है। एक बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के सामने पहले पढ़ने के पहले मैंने आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देना चाहा। देन यहां पे बात कर सकते हैं हम डाइवर्सिटी इन एग्स की। हमने अंडे के बारे में सुना है, एग्स के बारे में सुना है। हमारे लिए तो क्या होता है, सब एक जैसे होते हैं, बट नहीं, यहां पर भी डाइवर्सिटी है। आप देखिए सभी कितने अलग अलग तरह के एग्स है, साइज में भी डिफरेंस है, शेप में भी डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, और साथ ही साथ सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो है कलरेशन का। हर ऑर्गेनिज्म का एग अपनी अपनी कैपेसिटीज के हिसाब से होता है, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। कलरेशन में पिगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं उसमें डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस विच दे आर लिविंग इन। देन अब बात करते हैं हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स की, यानी कि हम बात करेंगे अभी बायोडाइवर्सिटी की। एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, इस पिक्चर को आप आराम से देखिए और इसमें देखिए क्या सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे है, नहीं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, काफी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर टाइगर है, लॉयन है, उसके बाद में व्हाइट टाइगर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर चिंपैंजी है, इसके अंदर गोरिल्ला भी है, इसके अंदर पैरोट है, जेब्रा है, बटरफ्लाई है, फॉक्स है। तो कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और हमको यही पढ़ना है कि ये बायोडाइवर्सिटी होती कैसे है और ये बनती कैसे है। और एक फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, ये देखिए बहुत अलग अलग तरह की इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है और पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं फाइनली, बायो। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, वेरिएशन इन देयर अपीयरेंस, वेरिएशन इन देयर बिहेवियर। So this is nothing but the biodiversity. So अब बात करते हैं, biodiversity includes a vast array of species, microorganisms such as viruses, algae, fungi, plant and animals occurring on the earth. यानी क्या कहना है यहाँ पे कि यानी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या क्या इंक्लूड करती है। तो इसमें वायरस भी आ गए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ वायरस। अभी आप सुन रहे हो कोरोना वायरस के बारे में, तो कोरोना क्या है, एक लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअली वायरस आर नॉट दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑन दी वर्ज, बट जहां तक वो आपके बॉडी में है तो वो लिविंग ही कहलाएगा। तो वायरसेस है, तो आपने HIV वायरस के बारे में सुना, वो अलग होता है। आपने बीच में इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में सुना, वो अलग होता है। आपने बर्ड फ्लू के बारे में सुना, उसको कॉज करने वाला H1N1 अलग होता है वायरस। आपने HIV के बारे में सुना है, अभी कोरोना है, वो अलग वायरस है। तो वायरसेस में भी डिफरेंसेस है। तो बायोडाइवर्सिटी कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज वायरस टू दी लार्ज ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्लाइड पर बैक्टीरिया की डायग्राम दी गई है, आर्की बैक्टीरिया दी है, कुछ प्रोटीज दिए हैं, प्लांट दिए हैं, फंजाई दिए हैं, एनिमल्स दिए हैं। तो बहुत भिन्न भिन्न तरह के क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विच रेंजेस फ्रॉम द वेरी टाइनीएस्ट मॉलिक्यूल कॉल्ड एज वायरस, फ्रॉम वायरसेस टू एनिमल्स।
देन द डाइवर्सिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू साइज। डाइवर्सिटी क्या कहाँ कहाँ के रिस्पेक्ट में हो सकती है, तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, तो हर मॉलिक्यूल की साइज में भी डिफरेंस है। इस साइज हो सकती है कि किसी की माइक्रोस्कोपिक हो, किसी की मैक्रोस्कोपिक हो, मतलब डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज में भी डिफरेंसेस है यानी कि डाइवर्सिटी है, शेप में भी डाइवर्सिटी है, कलर में भी डाइवर्सिटी है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कलर अलग होता है, फॉर्म्स में डाइवर्सिटी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है, टाइप ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहां ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें भी डिफरेंस है, रिप्रोडक्शन के जो तरीके होते हैं वो भी अलग अलग है कई सारे ऑर्गेनिजम्स में या फिर सभी ऑर्गेनिजम्स में। देन मोटिलिटी, हर किसी का मूव करने का तरीका अलग है, शेर अलग तरह से चलता है यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज़ रेप्टाइल, पर उसकी अलग तरह की मूवमेंट होती है, ह्यूमंस की अलग तरह की मूवमेंट होती है, आप कहोगे तो लिजार्ड की अलग होगी, टाइगर की अलग होगी। देन ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल स्पैन, कि हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन अलग अलग है। तो ये सभी क्या है, दिस आर दी कॉजेज ऑफ द डाइवर्सिटी, या फिर ये डाइवर्सिटी का एक पैरामीटर है कि साइज में भी अलग हो सकता है, शेप में भी अलग हो सकता है। तो ये जो पिक्चर दिखाया गया है ये विथ रिस्पेक्ट टू साइज है। आप देख सकते हो कि हर ऑर्गेनिज्म की वायरस देखिए कितने छोटे हैं, वायरस से थोड़े बड़े बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया से बड़ा यीस्ट होगा, यीस्ट से बड़ी जो होगी वो प्लांट सेल या एनिमल सेल होगी। फिर बाद में देखिए वहाँ पे पैरामीशियम दिखाया गया है, देन अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। देन यहाँ पे और एक ये पिक्चर है, बहुत सुंदर सी पिक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें हमने लिखा है कि इट इज अगेन द डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू शेप। आप देखिए हर फिश का कलर जो शेप है वो अलग है, कलर देख लीजिए अलग है, फॉर्म देख लीजिए अलग है। आप पूरी फिश को बहुत आराम से देखिए, कोई भी फिश दूसरे फिश की जैसी नहीं है। हर फिश का साइज अलग है, हर फिश का शेप अलग है, हर फिश का कलर अलग है, और देखिए बहुत सुंदर है कलर्स भी इसके। तो यही तो क्या है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। यानी देखा जाए तो सभी फिश है, रहती सभी एक ही जगह है, ऑल आर दी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और ऑल आर दी एक्वेटिक, बट उनकी मूवमेंट भी जनरली सेम होती है, बिहेवियर भी काइंड ऑफ बेसिकली थोड़ा थोड़ा सेम होता है। फिर भी देखिए कितनी डाइवर्सिटी है, बिकॉज उनका शेप अलग है, उनका कलर अलग है, उनके फॉर्म्स अलग है, उनका एक तरह का बिहेवियर पैटर्न होता है कि सभी मैक्सिमम मॉब में रहती है, ग्रुप में रहती है, पर देखिए कितनी सुंदर ये है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। देन दिस इज एक्चुअली ड्यू टू दी अटेम्प्ट ऑफ लिविंग बीइंग टू अकोमोडेट विथ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्या कहना है इस स्लाइड का, देखिए स्लाइड बहुत बारीकी से हमको समझनी पड़ेगी कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, दिस इज ड्यू टू, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये किसकी वजह से, किस कारणवश है, टू अकोमोडेट विथ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कंडीशन में रहता है, और हर डिफरेंट कंडीशन में रहने वाला ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मुझे जो कंडीशन दी गई है मैं उस कंडीशन में बेस्ट सूट करूं। अब आप देखिए यहां पे सामने पहले इसमें दिखाया गया है फ्लेमिंगो। ये फ्लेमिंगो जो है ये डीप वाटर में रहता है, इसके पैर देखिए कितने बड़े, बिकॉज क्यों, बिकॉज वो डीप में जाकर क्या करता है, अपना प्रेडेशन करता है, वो फिश को कलेक्ट करता है थोड़े से डीप वाटर में। वही डक देखिए, डक की बॉडी किस तरह से है, थोड़ी अलग है। वही आप एवोकेट्स की बात करोगे तो एवोकेट्स अलग है। ऑयस्टर कैचर देखोगे तो ऑयस्टर कैचर का बॉडी पैटर्न देखिए अलग है, वो जहां पे फोरेजिंग कर रहा है, जहां पे वो क्या कहते हैं उसे, प्रेडेशन कर रहा है, जहां से वो प्रे कलेक्ट कर रहा है वो चीज अलग है, जहां पे वो शिकार कर रहा है वो अलग है। प्लोवर्स को देखिए, उनकी साइज छोटी है। तो आप देखिए इस डायग्राम में फ्लेमिंगो को देखिए और साथ साथ में आप प्लोवर को देखिए। फ्लेमिंगो और प्लोवर दोनों के साइज में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, दोनों एक जगह पे साथ में आके क्या नहीं करते, दोनों एक जगह पे साथ में आकर फोरेजिंग नहीं कर रहे हैं, प्रेडेशन नहीं कर रहे। तो फ्लेमिंगो अब जिस जगह पर है वो उस जगह के लिए बेस्ट है, वही डक जिस जगह पर है वो उस जगह के लिए बेस्ट है। वही आप कहोगे फ्लेमिंगो को कि वो फ्लावर्स की जगह पर आकर काम करे तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वही आप एवोकेट्स को कहोगे कि वो फ्लेमिंगो के जगह जाकर डीप साइड से बेनिथ ऑफ दी जो ओशियन रिवर होगा वहां से लेके आए अपने प्रेडेशन को, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज हाउ इट गोज। सो द बायोडाइवर्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अकोमोडेट विथ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। अकोमोडेट होना मतलब कि हमको दी गई कंडीशन में अच्छे से परफॉर्म करना, उसके उस तरह से ढल जाना। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी, आप खुद देख लीजिए। जो बंदा जम्मू कश्मीर में रहेगा वो काफ़ी फेयर होगा, वही जो बंदा साउथ इंडिया में रहेगा वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सांवला सा होगा, थोड़ा सा टैन होगा। क्यों, बिकॉज आप कहोगे अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन देखें, हम एडाफिक कंडीशन देखें, टोपोग्राफिक कंडीशन देखें और जियोग्राफिक कंडीशन देखें, सभी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जम्मू कश्मीर थोड़ा सा पोलर रीजन के पास में आता है। वहाँ पे बर्फ गिरती है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे धूप कम होती है, इसलिए वहाँ पे पिगमेंटेशन जो होता है बहुत लाइट होता है, लोग गोरे दिखते हैं। बट वही आप साउथ इंडिया में चले जाइए,
वहां पे क्या होता है, वो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, वो आपके इक्वेटर के पास में आता है। इक्वेटर के पास में आने की वजह से वहां पर धूप ज्यादा गिरती है, और धूप ज्यादा होने की वजह से वहां पर पिगमेंटेशन कैसा होगा, डार्क होगा। सो इस वजह से हर ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंसेस है। देन अगेन जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे अकोमोडेट करना है, तो जो ये एग्जांपल बहुत बेस्ट है, ये देखिए, ये है पोलर रीजन में रहने वाली पोलर बियर, जो कैसी है, व्हाइट है, ठीक है। देन टेम्परेट रीजन में रहने वाली ब्राउन बियर, इसका कलर अलग है। और फाइनली दैट इज ट्रॉपिकल रीजन में, जहां पे हम लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में चिखलदरा के आसपास हम लोग रहते हैं, यहां पर जो मिलती है ब्लैक बियर कहते हैं, एक्चुअली इसे नॉर्मल लैंग्वेज में और दी लेमैन लैंग्वेज में, बट उसको साइंटिफिक वे में उसको कहते हैं हम स्लॉथ बियर कहते हैं। तो देखिए तीनों भी क्या है, तीनों भी बियर है, तीनों का एक ही जीनस है, जीनस है इनका अर्सस, तीनों भी सेम जीनस से है, बट आप देखो तीनों में जो शेप है वो भी थोड़ा सा अलग है। इनका अगर आप कलरेशन की बात करो तो कलर भी बहुत अलग है। पोलर रीजन में रहने वाली, मतलब ठंडी जगह पे जहां पे बर्फबारी होती है, वहां पे रहने वाली, पोलर साइड में रहने वाली होती है पोलर बियर। वही टेम्परेट जहां पे शिमला जैसे जो जगह होगी जहां पे ठंडी होती है, बट वहां पे बाकी मौसम भी आते हैं, वहां पे जो रहती है, वहां पे रहती है ब्राउन बियर, दैट इज इन टेम्परेट रीजन। और वहीं पे जहां पे बहुत धूप होती है, जहां पे हम लोग रहते हैं, दैट इज महाराष्ट्र में, तो यहां पर जो है वो ब्लैक बियर है तीनों भी बियर ही, बट क्यों डिफरेंसेस है कलर के अंदर, बिकॉज ऑफ तीनों भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, तीनों भी अलग अलग इडेफिक कंडीशन, इडेफिक मतलब जो होते हैं वो सॉइल रिलेटेड जो होते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो कंडीशन भी अलग है। टोपोग्राफिक मतलब कि इनका लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड भी अलग है, ठीक है। और जियोग्राफिक मतलब आपको पता है कि जियोग्राफिकली भी वो अलग है। तो दीज आर दी वेरिएशंस, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। सो वेरिएशन इन बियर्स ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिक कंडीशन। फिर से ये बारकाई से देखिए, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन दी गई है, इसलिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। देन इन शॉर्ट दिस एडेप्टेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट सर्व एज द बेसिस फॉर डाइवर्सिटी। तो यही तो है डाइवर्सिटी का रीजन। बायोडाइवर्सिटी क्यों फॉर्म हुई, बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म ने अपने दिए हुए कंडीशन को क्या करने की कोशिश की, अडेप्ट करने की कोशिश की। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग कंडीशन में अडेप्ट हुआ, और अडेप्ट होने की वजह से उन्होंने क्या की, डाइवर्सिटी बनाई। देखिए आप डेजर्ट देख सकते हो, एक एनिमेटेड फोटो है आपको समझने के लिए। तो आपने देखिए पहले फोटो में आप देखिए डेजर्ट है, तो डेजर्ट में कैमल रहता है। ये कैमल को आप ओशियन में नहीं रख सकते, इस कैमल को आप नॉर्मल जंगल में नहीं रख सकते, फॉरेस्ट में नहीं रख सकते, ना ही आप ग्रासलैंड में रख सकते हो, तो ये डेजर्ट में रहता है। वही ग्रासलैंड की आप बात करो तो ग्रासलैंड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे जिराफ दिखाई दे रहा है, जेब्रा दिखाई दे रहा है, लॉयन दिखाई दे रहा है। देन आप अगर बात करो जंगल की, तो जंगल में हमको टाइगर दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ, पीछे चिंपैंजी है, साथ में कोई पैरोट है या कोई बर्ड है, तो ये जंगल में रहते हैं। और ओशियन में देखिए आपको डॉल्फिन दिखाई दे रही है, ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है। आप इस ऑक्टोपस को इस डेजर्ट में नहीं रख सकते, ना ही आप इस ऑक्टोपस को इस ग्रासलैंड में रख सकते हो। तो ये क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म ने अपनी अपनी जगह सिलेक्ट कर लिया, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई चाहता है कि मैं एकदम मेरे दिए गए कंडीशंस को बेस्टली अडॉप्ट करूं, तो हर किसी ने अपना जो एरिया है उन्होंने अपना रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। इसी वजह से क्या हुआ है, हर जगह पे हमको क्या दिखती है, अलग अलग तरह की विविधता दिखती है, जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट यहां तक समझ में आया होगा। देन तो ये कोई बायोडाइवर्सिटी है, ये कोई आज के आज फॉर्म नहीं हुई। आपको बता दूं, अर्थ जो फॉर्म हुई है, अर्थ फॉर्म हुई थी 4.6 मिलियन ईयर्स अगो। अर्थ का फॉर्म हुई थी 4.6 मिलियन ईयर्स अगो, बट पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो क्या है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज एन आउटकम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ 3.5 बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये कोई एक दिन में नहीं बना, इसके लिए जो समय लगा, ये काफी सारा समय लगा, 3.5 बिलियन ईयर्स लग गए। किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म होने के लिए। इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सिंगल डे, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ 100 days और 1000 days, it is a result of evolution that has been taking or occurring on earth since the 3.5 billion of years. देन हायरकियल लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस किस तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है, हम कौन से लेवल पर बायोडाइवर्सिटी पढ़ सकते हैं। क्या हम पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी को एक सिंगल लेवल में पढ़ लेंगे, नहीं। हमको बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज बनाने पड़ेंगे, और हम अलग अलग लेवल पे पढ़ेंगे। हायरकी मतलब क्या होता है, हायरकी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ऑर्डर वाइज, ठीक है। सो हायरकियल लेवल ऑफ
बायोडाइवर्सिटी। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इनको 3 लेवल में हमने कंसिडर करना है। फर्स्ट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड इज द स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आप नाम पढ़ के ही समझ रहे होंगे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा। हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे इस स्लाइड शो में और इस प्रेजेंटेशन में। सो 3 टाइप्स, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। जेनेटिक का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज। अगर हम बात करें स्पीसीज की, तो आप जो सुन रहे हो, सभी लोग जो आप वीडियो देख रहे हो ये यूट्यूब पे या अपने मोबाइल में, हम सभी है ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब होमोसेपियन, यानी कि हम सब एक ही स्पीसीज के हैं। आप भी और मैं भी, हम सब एक ही स्पीसीज के हैं, बट हम सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। हाँ, हम ह्यूमन हैं, हम होमोसेपियन हैं, बट हम सभी सेम है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीन्स इन यू एंड मी। आपके जीन्स अलग है, मेरे जीन्स अलग है। अगर हम बात करें 2 सगे भाई, वो भी अलग होते हैं, बल्कि उनके पेरेंट्स सेम हो, बट वो कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों? बिकॉज दोनों के अंदर जो जीन्स होंगे वो थोड़े कहीं ना कहीं अलग होंगे, और अलग अलग जीन्स होंगे तो उन जीन्स का अलग अलग एक्सप्रेशन होगा, और उससे बनने वाले कैरेक्टर्स भी जो होंगे वो अलग अलग होंगे। उसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज। आपको ये चीज समझनी चाहिए, विद इन अ स्पीसीज। हम स्पीसीज के अंदर की बात कर रहे हैं, हम 2 स्पीसीज को कंसिडर नहीं कर रहे। हम एक ही स्पीसीज के अंदर रहने वाली डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज। नेक्स्ट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होगी, इट इज अ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। एक बड़े जगह में रहने वाली अलग अलग स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में ह्यूमंस भी है, वहां पर डॉग भी होगा, वहां पर काऊ भी होगी, दैट इज गाय भी होगी, वहां पे कई सारे बर्ड्स आते होंगे, आपके घर में कई सारे इंसेक्ट्स होंगे, एंट होगा, कॉकरोच होगा। क्या है ये? दिस ऑल फॉर्म्स द बायोडाइवर्सिटी। हम क्या है? कॉकरोच अलग स्पीसीज से है, जो लिजार्ड होगी वो अलग स्पीसीज से होगी, जो आपके घर में एंट्स होगी, जो मकोड़े होंगे। अब बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डॉग होगा वो भी अलग स्पीसीज का है, जो गाय है, काऊ है, वो भी अलग स्पीसीज की है, तो पैरोट है वो अलग स्पीसीज का है। तो ये क्या है? दिस इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, दैट इज, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग तरह की स्पीसीज एक एरिया में रहना, उसे हम कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड फाइनली एक बड़ी टर्म आती है जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी? आपने इसके पहले कभी वर्ड सुना नहीं है इकोसिस्टम, तो मैं आपको इसी चैप्टर में, इसी स्लाइड शो में आगे जाकर इकोसिस्टम क्या होती है इसके बारे में बताने वाला हूं। पहले अभी हम पढ़ लेते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट इन एन गिवन एरिया। हैबिटेट मतलब क्या होता है? हैबिटेट इज अ प्लेस जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। तो शेर अलग जगह पे रहता है, शेर रहता है गुफा में। वही आप बात करोगे मंकी की या फिर चिंपैंजी की, वो होते हैं जनरली झाड़ों पे बैठे हुए। तो डेफिनेटली शेर और मंकी जो होगा, दोनों की जगह तो रहने की सेम नहीं है, दोनों कहीं ना कहीं कहाँ रहते हैं? अलग अलग जगह पे रहते हैं, यानी कि दोनों के क्या अलग अलग है? हैबिटेट। उसी अलग अलग हैबिटेट एक एरिया के अंदर जो होंगे उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो हम पहले जब आगे बढ़ेंगे हम इसके अंदर इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। तो पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी को। व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? सो जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज एंड बिटवीन अ स्पीसीज। यानी क्या कहा गया है? जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू दी वेरिएशन ऑफ जीन्स। दो अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो अलग अलग क्या होंगे? जीन्स होंगे। उस जीन्स के जो डिफरेंसेस होंगे, उस जीन्स में जो वेरिएशन होंगी, उसी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे इसको पढ़ाने के लिए, इसको समझाने के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने ढूंढ के रखे हैं, उसको हम देखेंगे। तो देखिए ये तीनों भी क्या है, मान लीजिए ये डीएनए है, बट तीनों का कलर अलग है, तो यही समझ लीजिए कि ये वेरिएशन दिखा रहे हैं, ये डिफरेंस दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये बेस सुटेड डायग्राम नहीं है, यहाँ पर ये फॉर्म्स ऑफ डीएनए है, एक ए डीएनए है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए है एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है। बट यहाँ पे मैंने इसके लिए यहाँ पे समझाने के लिए यूज किया है कि देखिए 3 ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए, और तीनों के अंदर डीएनए है, तो तीनों का डीएनए सेम रहेगा नहीं, तीनों के अंदर क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा उनके डीएनए में, दैट इज जीन्स में। सो द डिफरेंस कुड बी, जो डिफरेंस हो सकता है वो किस किस तरह का हो सकता है? एक तो अलील्स में होता है डिफरेंस। आपने अलील के बारे में सुना है, आपने जेनेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ रखा है 10th क्लास में, जहाँ पे आपने नाम सुना था कैपिटल टी, स्मॉल टी।
तो वो जो टी था कैपिटल और एक स्मॉल टी था, तो कैपिटल टी के लिए स्मॉल टी अलील होता है और स्मॉल टी के लिए कैपिटल टी अलील होता है। अलील का बेसिक अगर आपको मैं समझाऊं कि अलील क्या होते हैं, तो ये जीन्स के अल्टर फॉर्म होते हैं। एक जीन होगा, उस जीन में अगर मॉडिफिकेशन हो गया तो जीन क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। उस अल्टर्ड जीन को हम क्या कहेंगे, अलील कहेंगे। आपने पढ़ा है मेंडल्स के चैप्टर में, दैट इज जेनेटिक्स में, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पे आपने नाम सुना था कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो वही कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम क्या कहेंगे, अलील्स कहेंगे। तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होंगे, अलील्स अलग होंगे। हमने वो पी प्लांट के अंदर देखा था कि एक प्लांट टॉल होता है, एक प्लांट ड्वार्फ होता है। तो टॉल था कैपिटल टी मतलब अलग जीन्स की वजह से, अलग अलील्स की वजह से। तो ड्वार्फ जो था वो स्मॉल टी की वजह से, मतलब उनके पास में जो अलील्स थे वो अलग थे। था कौन सा प्लांट, पी का प्लांट था, वो पी प्लांट था, दैट इज पाइसम सटाइवम। बट उसमें अलील्स अलग होने की वजह से क्या हुआ, उनके कैरेक्टर अलग थे, उनमें डाइवर्सिटी थी। देन इन एंटायर जीन्स, हो सकता है कि पूरे के पूरे जीन्स ही अलग हो, दो और एक स्पीसीज के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरे के पूरे जीन्स अलग हो, या फिर हो सकता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो। तो ये होती है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। वेरिएशन इन द जीन ऑफ अ स्पीसीज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज। जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे, अगर एक घर में देखोगे तो 4 लोग होंगे, उन 4 में कौन कौन होगा, आपके मॉम, डैड, आप और आपका भाई या आपकी बहन। तो आप कहीं ना कहीं चारों में क्या होगी, सिमिलरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आप सभी का जीन पूल कैसा है, सेम है। आप यानी आपके मम्मी पापा ने ही आपको जीन दी है, तो आपके भाई को या फिर आपके सिस्टर को भी जीन्स किसने दिए है, आपके मॉम डैड ने दिए है। तो आप चारों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो है, तभी आप लोग डिफरेंट है दिखने में, आप लोगों का बिहेवियर डिफरेंट है, आपके चॉइसेस अलग है, आपके एक्सप्रेशन अलग है, बट कहीं ना कहीं सिमिलरिटी थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपके नेबर वाले घर में, आपके बाजू वाले घर में। देन आप जैसे यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाओगे एरिया का, जितना एरिया बढ़ाते जाओगे उतनी जो जीन्स के अंदर की डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों, बिकॉज अलग अलग सोर्सेस ऑफ जीन्स है। सो वेरिएशन इन द जीन ऑफ अ स्पीसीज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स ऑफ हैबिटेट। ठीक है, वही आप करेंगे बात। जो बंदा महाराष्ट्र के अमरावती में है, जो बंदा महाराष्ट्र के नागपुर में है, दोनों का लगभग कलरेशन कैसा होगा, थोड़ा थोड़ा सेम होगा। पर वही जो बंदा जम्मू कश्मीर में बैठा है उसके थोड़े से ज़्यादा वेरिएशन होंगे, उसका पिगमेंटेशन अलग होगा। क्यों, बिकॉज हमने जैसे जैसे साइज बढ़ाई, एरिया बढ़ाया, उसके पैरामीटर्स चेंज होते गए और जीन्स की जो वेरिएशन है वो ज़्यादा दिखाई देगी। देन द जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउज पॉपुलेशन टू अडॉप्ट इट्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड टू रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल सिलेक्शन। आपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पढ़ी है, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बेस्ट होगा, जो फिट परफॉर्म करेगा गिवन कंडीशन में, वो रहेगा। आपने सुना होगा चार्ल्स डार्विन के बारे में, इन चार्ल्स डार्विन ने दी थी ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। पर ठीक है, अभी हमको वो नहीं पढ़ना। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, द जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउज पॉपुलेशन टू अडॉप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि ये जीन्स, जो अलग अलग जीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको अपनी दी गई कंडीशंस में फिट रहने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसी को हम कहते हैं दैट इज दिस अलाउज टू अडॉप्ट इट्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये देखिए, आप पहचानते हैं इनको, ये सॉर्गम एंड मिलेट्स। सॉर्गम यानी कि हमारी जो जवारी की फैमिली होती है, सॉर्गम वल्गेर, उससे बिलोंग करते हैं। तो देखिए सब सॉर्गम है, सभी ज्वारी के ये है, और इधर जो दिखाई दे रहा है राइट साइड में वो है मिलेट्स। तो देखिए है सभी ज्वारी के ये, पर कितना डिफरेंस है उनके कलरेशन में। आप उस फ्रू यानी क्या कहते हैं, उसके इन्फ्लोरेसेंस की साइज देखो, वो अलग है, जो उसके कलर्स है वो सब अलग है। तो ये क्या है बेटा कि सभी सेम ही स्पीसीज के हैं, सब सेम जीनस के हैं, बट क्या है, सभी में डाइवर्सिटी है। किस वजह से, बिकॉज उनके जीन्स कहीं ना कहीं अलग है, इसलिए उनके कलर्स में भी वेरिएशंस है। देन ये बहुत अच्छा एक यहां पर है कि इट इज अ इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। ये आपको बहुत समझना है जरूरी। जब भी आपको अगर किसी ने एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, द फर्स्ट लाइन यू शुड राइट इज इट इज अ इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको पहले समझाया। व्हाट इज इंट्रा, इंट्रा मीन्स विद इन, व्हाट इज स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज। ये विद इन द स्पीसीज है, ये दो स्पीसीज के बीच में की बात नहीं है, ये एक ही स्पीसीज के अंदर की बात है। मतलब ह्यूमन 1 ह्यूमन 2। हम कह सकते हैं कि राम और श्याम में जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस किस वजह से है, उनके डिफरेंस इन जीन्स के वजह से है। तो हम जब ह्यूमंस की ही बात करेंगे, ह्यूमंस में आपस में हम डिफरेंसेस ढूंढने जाएंगे, तो हम किसको यूज करेंगे, हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को यूज करेंगे। सो जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद इन अ स्पीसीज। यानी कि एक ही स्पीसीज में कितने सारे डिफरेंस है, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कैसा होगा, अलग अलग होगा।
क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. इट इंक्लूड्स वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन. एक ह्यूमन पॉपुलेशन में जो भी वेरिएशन होगी वो किस वजह से होगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से होगी. ग्रेटर द डाइवर्सिटी बेटर वुड बी द सस्टेनेंस ऑफ अ स्पीसीज. जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतने ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल होगा अर्थ पर वो ज्यादा होगा. बिकॉज जितनी डाइवर्सिटी होगी उतने कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे, और जितने ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतनी लाइफ ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी. Then genetic diversity or variability is essential for a healthy breeding population of a species. जितनी ज़्यादा आप डाइवर्सिटी करोगे, यानी डाइवर्सिटी मेंटेन की जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी. कैसे आपको समझा दूँ, आपने सुना होगा कि हम एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते. तो इसके पीछे कोई मिथ नहीं है, इसके पीछे कोई हम कहेंगे अंधश्रद्धा नहीं है. इसका कारण क्या है कि अगर आप विद इन अ सेम गोत्र शादी करते हो, हम होता है ना इसकी सेम सरनेम वाले लोग शादी नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो हमने क्यों लगा के रखा है. अगर हम आपस में ही शादी करने लग जाएंगे तो सेम जीन्स जो होंगे वो फैमिली में आगे बढ़ेंगे. जितने हम दूर से दूर रिलेटेड जो होंगे उनसे शादी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. बिकॉज जो लड़की होगी या जो लड़का होगा जो कहीं दूर से आया होगा, जो आपके फैमिली मेंबर नहीं है, तो उसके जीन पूल अलग होंगे, उनके नंबर ऑफ जीन्स अलग होंगे. आप जो है आपके जीन्स अलग है. जब मेटिंग होगी तो दो डिफरेंट जगह से आए हुए जीन्स, दो डिफरेंट जीन स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? मिक्स होंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा. उसके पास में एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन होगा. आपस में शादी करेंगे तो क्या होगा कि सेम ही जीन्स बार बार पॉपुलेशन में आते जाएंगे और मैक्सिमम क्या होगा? फिर रिसेसिव डिसीज आने लग जाएंगे. ये देखिए, आप पहचानते हो इन्हें? यस, टाइगर. आप देखिए जो टाइगर के ऊपर जो स्ट्राइप्स होती है उनके पिगमेंटेशन की, वो देखिए स्ट्राइप्स अलग अलग है. आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अलग अलग आर्ट डिजाइन बना रखी है दिखाने के लिए. तो हर स्ट्राइप कैसी है? सेम है? नहीं, हर स्ट्राइप अलग है. पर सभी किसकी स्ट्राइप से? ये टाइगर की स्ट्राइप है. तो ये डिफरेंस किस चीज का है? ये डिफरेंस है वो टाइगर के अंदर रहने वाले जीन्स का. अलग अलग जीन्स है, इसलिए क्या है? दैट इज देयर आर दिस स्ट्राइप वेरिएशन. आप देखिए एक की भी स्ट्राइप दूसरे स्ट्राइप से मिल नहीं रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इस डिफरेंस का कारण क्या है कि सभी के जीन्स अलग अलग है. सभी के पास में वो स्ट्राइप फॉर्म करने का जीन है, सभी के पास में स्ट्राइप फॉर्म करने का जीन है, बट सभी के जीन्स अलग अलग है, इसलिए स्ट्राइप भी अलग अलग पैटर्न से बनाई जा रही है. और यही जो डाइवर्सिटी है, यही स्ट्राइप का जो पैटर्न है, ये हम यूज करते हैं टाइगर सेंसस में. टाइगर की गिनती जो होती है तो इन्हीं स्ट्राइप्स को हम यूज करते हैं. देन हम उसके पॉ साइज को हम यूज करते हैं. बट यही बहुत बड़ी एक रीजन है किसकी? बायोडाइवर्सिटी. देन स्पीसीज शो हाई डाइवर्सिटी एट जीन लेवल. कोई भी स्पीसीज होगी वो जीन लेवल पे बहुत ज्यादा क्या दिखाती है? डाइवर्सिटी दिखाती है उसके डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज पर. यानी कि जो महाराष्ट्र में कुछ झाड़ होंगे वो अलग होंगे, वही झाड़ जो जम्मू कश्मीर में होंगे वो अलग होंगे, वही झाड़ जो साउथ इंडिया में कहीं चेन्नई में हो रहे होंगे या फिर तमिलनाडु में होंगे वो अलग होंगे. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक मेडिसिनल प्लांट है राउल्फिया वोमिटोरिया. इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मराठी या हिंदी में कहते हैं सर्पगंधा. एक्चुअली वो राउल्फिया सर्पेंटिना होता है. वो उसी फैमिली का यानी उसी जीनस का एक दूसरा मेंबर है जिसका नाम है राउल्फिया वोमिटोरिया. यानी कि मैं जो सर्पगंधा की बात कर रहा हूं वो एग्जैक्टली ये प्लांट नहीं है, बट इसी के जीनस का प्लांट है, दैट इज राउल्फिया सर्पेंटिना. तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन हिमालय रीजन शोज डाइवर्सिटी इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल कॉल्ड एज दैट इज रेजर पाइन. हम क्या करते हैं, इस राउल्फिया से एक केमिकल निकालते हैं जिसका नाम है रेजर पाइन. पर वही जो हिमालय वाला जो होगा, जो हिमालय में प्लांट ग्रो कर रहा होगा नेचुरली, उसके अंदर से निकलने वाला रेजर पाइन जो होगा, उसकी स्ट्रेंथ, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन और उसकी जो कैपेसिटी होगी, पोटेंशियल होगा, वो बहुत अलग होगा जो कि महाराष्ट्र में ग्रो हो रहा है उससे, जो कि गुजरात में ग्रो हो रहा है उससे. है सेम ही प्लांट सेम ही है, राउल्फिया वोमिटोरिया, बट क्या डिफरेंस है? अलग अलग जगह पे होने की वजह से उनमें जो एक्सप्रेशन होगा जीन्स का वो कैसा होगा? अलग अलग होगा. जो नीचे पिक्चर दी गई है वो पिक्चर है राउल्फिया वोमिटोरिया की. देन ईच स्पीसीज
वेरिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टोर्स एन इमेंस अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हर ऑर्गेनिज्म के पास में बहुत सारी अमाउंट में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। आप देख लीजिए माइक्रोप्लाज्मा में करीब करीब 450 से 700 जीन्स होते हैं। वही आप इश्चरिया कोलाई की बात करो तो लगभग 4000 से ज़्यादा जीन्स होते हैं। वही आप ड्रोसोफिला मेलनगास्टर की बात करो, जानते हो आप ड्रोसोफिला मेलनगास्टर को? ये कौन है? दैट इज मेलानोगास्टर। ये आपकी फ्रूट फ्लाई है, मक्खी जो होती है, उस मक्खी के अंदर होते लगभग 13000 जीन। ओराइजा सटाइवा, व्हाट इज दैट? ओराइजा सटाइवा इज राइस, जो आप खाते हो, चावल की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर 32,000 से 50,000 अलग अलग क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें होमोसेपियंस की, तो होमोसेपियंस के अंदर यानी कि एक ह्यूमन के अंदर लगभग 35,000 से 45,000 अलग अलग तरह के जीन्स हो सकते हैं। कोई एक एग्जैक्ट नंबर हम दे नहीं सकते, बट इतनी सारे जीन्स है अलग अलग, तो एक भी जीन अलग दो ऑर्गेनिज्म में रहा तो उसमें क्या आ जाएंगे, डिफरेंस आ जाएंगे। तो ये चीज आपने याद रखना है कि ह्यूमंस के अंदर लगभग करीब करीब 35,000 से 45,000 क्या है, अलग अलग तरह के जीन्स है। सो इंडिया हैज 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज ऑफ राइस। आप पढ़िए इस लाइन को फिर से कि राइस की भारत के अंदर 50,000 से ज्यादा वेराइटीज है, स्पीसीज है, एंड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, और लगभग 1000 से ज्यादा मैंगो की वेराइटी है। वो तो हमको भी पता है, हम जो होता है गावरानी आम जो होता है वो अलग होता है, हापुस आम जो होता है वो अलग होता है, तो कई सारे तरह के मैंगोज है। ये देखिए, एक आम की स्पीसीज दूसरे आम की स्पीसीज से सेम नहीं है, बहुत विभिन्न तरह के क्या है, आम है। लगभग 1000 तरह के मैंगो टाइप मैंने ट्री ये है वेराइटीज है। 50,000 से ज़्यादा वेराइटीज किसकी है, राइस की है। हमने देखा है बासमती अलग होता है, काली मूछ अलग होता है, जो कंट्रोल में हमको मिलता है वो अलग होता है। सो लोअर जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ स्पीसीज लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी, यानी क्या है कि जितनी डाइवर्सिटी कम होगी, जितनी विविधता कम होगी, जितने वेरिएशन कम होगी, उतने ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। बट वही हम बात करें कि जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीसीज ऑफन इंक्रीजेज विद द इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी। जितनी अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन हम देंगे किसी ऑर्गेनिज्म को, उतने उसके अंदर क्या आएंगे, बदलाव आएंगे, उतने उसके अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। सो ये आप देख सकते हो लेपर्ड, देखिए आप लेपर्ड को ठीक से, है सभी लेपर्ड्स, बट एक भी लेपर्ड दूसरे लेपर्ड से क्या है, मैच नहीं कर रहा। सेम जीनस होने के बावजूद भी सभी का क्या है, कलर अलग है, बिकॉज सभी अलग अलग कंडीशन में रहते हैं। इंडियन लेपर्ड को देखो वो अलग है, उसका कलरेशन अलग है, स्ट्राइटेशन पैटर्न जो है वो भी अलग है, पॉ साइज अलग है, हाइट अलग है, लेंथ अलग है। वही आप देखोगे इंडोनेशियन लेपर्ड, उसकी बात अलग है। आप देखोगे श्रीलंकन लेपर्ड, वो अलग है। अफ्रीकन लेपर्ड को आप देखोगे तो उसका कलर देखिए कितना अलग है। नीचे के साइड में आपको जो डायग्राम मैंने फोटो दिख रही है वो देखिए कितना अलग है। तो क्या है, ये सभी एक ही जीनस के हैं, सभी लेपर्ड है, बट सभी के अंदर डिफरेंस है। किसका? बिकॉज यानी उनके कलर का डिफरेंस है, उनके हाइट का डिफरेंस है, उनके चेहरे का जो साइज है उसके अंदर का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं। अगर सभी सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में होते तो हो सकता कि सभी की शेप साइज कैसा होता, सेम होता। आप देखिए अरेबियन लेपर्ड को, उसके पॉ साइज यानी उसकी जो लेंथ लेग है, लेग की जो लेंथ है वो कितनी छोटी है, बिकॉज उसको क्रॉलिंग करनी पड़ेगी, उसको चढ़ना पड़ेगा पहाड़ों पर बार बार। देन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ बनानास ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट। ये देखिए, हमने तो केला सिर्फ खाया है पीले कलर का, जिसपे थोड़े से काले काले दाग होते हैं, या हरे कलर का हमने खाया होगा, पर आप देखिए कितने अलग अलग तरह के क्या है, बनानास है। किस वजह से है ये बनानास की वेरिएशन? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पर हमने बनाना को ग्रो किया है, तो हमको अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे, बनाना मिलेंगे। इस डायग्राम को देखिए, ये दो जगह है, ठीक है। यहां पर आप पहली डायग्राम में देखेंगे जो येलो इससे दिखाई है, यहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 9, और नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 6। ऑर्गेनिज्म को अगर आप काउंट करोगे तो हर एक जो शेप दिया हुआ है अलग अलग, उस शेप को आप गिनिए। जो ब्लैक वाला शेप दिया हुआ है, एक जो ब्लैक कलर का है, आप स्टार देख सकते हो, आप ट्रायंगल देख सकते हो, आप स्क्वायर देख सकते हो। तो हर एक अलग शेप को आप एक स्पीसीज मान लीजिए, ठीक है। तो जो ऑरेंज कलर का जो बैकग्राउंड है जहां पे दिया है, वहां पे आप देखिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 9। तो यहां देखिए सेकंड में जो ग्रीन कलर में दिया गया है, वहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 11 नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। बट वही आप देखोगे तो ऑर्गेनिज्म कितने हैं इस ऑरेंज वाले में, 9, बट नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 6।
और वहीं पे इस ग्रीन वाले में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है? 3। यहां देखिए आपको ग्रीन वाले में सिर्फ 3 शेप दिखेंगे। स्टार है एक शेप, दूसरा शेप है ट्रायंगल, और तीसरा शेप क्या है? एक स्क्वायर। तो 3 ही अलग अलग शेप है। मैंने आपको बताया कि शेप यानी क्या है, मान लीजिए यहाँ पर स्पीसीज है, तो सिर्फ 3 स्पीसीज है। कहाँ पर? ग्रीन वाले एरिया में। वहीं आप ऑरेंज वाले एरिया की बात करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग तरह के 6 क्या मिलेंगे? शेप मिलेंगे, यानी कि 6 अलग अलग स्पीसीज मिलेगी। एक जो वो ब्लैक वाला है, सेकंड है स्टार, थर्ड है आपका ट्रायंगल, फोर्थ है आपका स्क्वायर, फिफ्थ है आपका हार्ट शेप, एंड सिक्स्थ है आपका दैट इज इलेक्ट्रिक शॉक वाला जो सिंबल दिया है वो। तो 6 अलग अलग तरह की क्या है? स्पीसीज है। फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, हर एक शेप को काउंट कीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑरेंज वाले में क्या है? अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम है पर स्पीसीज ज्यादा है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं? सिर्फ 9, बट स्पीसीज कितनी है? 6। वही आप इस ग्रीन वाले की अगर बात करेंगे तो यहां पर स्पीसीज कम है पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं? ज्यादा है, ठीक है। तो मोर द स्पीसीज मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी उतनी डाइवर्सिटी कैसी होगी? जीन्स में ज्यादा होगी। वही लेस स्पीसीज लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो द टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ कम्युनिटी विल बी ग्रेटर इफ देयर आर मेनी स्पीसीज। जितनी ज्यादा किसी एरिया में स्पीसीज होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू अ सिचुएशन वेयर देयर आर ओनली फ्यू स्पीसीज। जितनी अलग अलग स्पीसीज होंगे उतने उतनी ज्यादा क्या होगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्यों फॉर्म होती है वेरिएशन, जेनेटिक फॉर्मेशन, जेनेटिक वेरिएशन क्यों आती है? तो देयर आर 2 डिफरेंट रीजन, एक यानी 2 डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। एक विद इन इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकती है जेनेटिक वेरिएशन, उसके रीजंस अलग होंगे, और एक पॉपुलेशन के अंदर होने वाले वेरिएशंस के रीजन अलग होंगे रीजंस। तो हो सकता है कि म्यूटेशन इज द रीजन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि सडन चेंज इन अ जेनेटिक मटेरियल। आपने पढ़ा है ये क्लास 10th में। तो जब म्यूटेशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डीएनए के सीक्वेंस में, तो उसके आने वाले रिजल्ट जो होंगे वो थोड़े से एक्सप्रेशन के, जीन एक्सप्रेशन के अलग होंगे। मियोसिस के वक्त हो सकता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो या क्रॉसिंग ओवर हो। क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा है मियोसिस के अंदर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के वक्त क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है। तो अलग अलग हर क्या होगा कि अलग अलग सेगमेंट एक्सचेंज होगी, उससे होने वाले जो कॉम्बिनेशन होगा वो अलग होगा। देन गैमेट कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होते हैं। ये हो गया इंडिविजुअल के लेवल पर वहीं विद इन द पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जीन फ्लो, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब बाहर से आने वाले लोग, बाहर से आए वाले लोग जो पॉपुलेशन में आए। इमिग्रेशन मतलब हमारे यहाँ के लोग कहीं बाहर चले गए। अगर बाहर से कोई इंसान हमारे कम्युनिटी में आता है या हमारे एरिया में आता है तो वो कुछ नए जीन्स लेके आएगा, और नए जीन्स लेके आएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो नए जीन्स इंट्रोड्यूस करेगा कम्युनिटी के अंदर। वही कोई हमारे एरिया से कहीं और जाता है, यानी कि हमारे जो जीन पूल था उसमें से जीन लॉस हो गया, ठीक है। देन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है कि सडन से कहीं से क्या हो गया, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के जो कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। तो क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी मतलब हमारे उतने जीन क्या हो गए, उससे जीन लॉस हो गया, ठीक है। चेंजेस अकर्स बाय चांस जहाँ पे कहा गया है। देन नेचुरल सिलेक्शन। तो ये होते हैं, दीज आर द रीजन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, कि जीन लेवल पर क्या हो गया, म्यूटेशन हो सकता है, मियोसिस हो सकता है, गैमेट कॉम्बिनेशन हो सकता है, जीन फ्लो है, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। इट इज द वेराइटी ऑफ स्पीसीज विद इन अ रीजन, कि एक रीजन में कितनी अलग तरह की स्पीसीज होगी। आप खुद ही सोचिए कि अमरावती में ज्यादा वेराइटी होगी, डाइवर्सिटी होगी, या चिखलदरा में? सोचिए, डेफिनेटली कहां ज्यादा होगी? चिखलदरा में। चिखलदरा में हजारों अलग अलग तरह के क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। चिखलदरा में हजारों अलग अलग तरह के क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, बटरफ्लाइज होंगी, बर्ड्स होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, फिश होगी, अलग अलग तरह के। क्यों? बिकॉज वहां पे वेरिएशन ज्यादा है, बिकॉज वहां का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उनके लिए वो बेस्ट सुटेड है। वही अमरावती की हम बात करें तो सब ह्यूमंस है मैक्सिमम। तो हम ह्यूमंस तो है, हम नंबर में भले ही ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम भले ही ज्यादा हो सकते हैं, बट सभी ह्यूमंस अगर हम मिला ले तो स्पीसीज कितनी है? एक ही स्पीसीज है। देन इट इज द इंटर स्पेसिफिक। पहले जो हमने पढ़ा था जेनेटिक के बारे में, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में, वो क्या थी? वो इंट्रा स्पेसिफिक थी। ये इंटर स्पेसिफिक है। व्हाट इज इंटर स्पेसिफिक? इंटर मतलब बिटवीन, स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज। यहां पे हम 2 अलग अलग स्पीसीज की बात कर रहे हैं, वहां पे हम एक ही स्पीसीज की बात कर रहे थे। वो विद इन अ स्पीसीज था, यहां पर बिटवीन 2 स्पीसीज है या बिटवीन अ स्पीसीज है। तो आप देखिए, ये सब इंसेक्ट है बट सब अलग अलग स्पीसीज के हैं।
इसी को तो हम क्या कहते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए लगभग शेप सेम है बट साइज अलग अलग है, कलरेशन अलग अलग है, डेफिनेटली इनका फंक्शन भी कैसा होगा, अलग होगा। ठीक है, so the number of species of a plant and animal that are present in a region constitute a species diversity। यानी कि एक रीजन में रहने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, सब मिला के क्या करते हैं, उस एरिया की स्पीसीज डाइवर्सिटी को बनाने की कोशिश बनाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। सम एरियाज और रीजन आर रिचर इन स्पीसीज देन इन अदर रीजन। यानी क्या कहने का मतलब है यहाँ की कि हो सकता है कि किसी एक एरिया में, किसी एक रीजन में ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, किसी एक रीजन में डाइवर्सिटी कम हो। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। इस इंडिया के मैप में आप देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, एम्फीबियंस इन वेस्टर्न घाट्स, लाइक एम्फीबियंस इन वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू दी ईस्टर्न घाट्स। यानी जो आप देखिए यहाँ पे वेस्टर्न घाट, हम जो जहाँ पे रहते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं वो भी वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री जिसको हम कहते हैं ना, तो हम वेस्टर्न घाट में रहते हैं। तो देखिए इस वेस्टर्न घाट में जो है वो ज्यादा एम्फीबियंस की स्पीसीज है एज कंपेयर टू दी ईस्टर्न घाट्स। देन स्पीसीज डाइवर्सिटी की हम बात करें तो इसको आपने समझना बहुत जरूरी है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डील्स विद द वेराइटी ऑफ स्पीसीज, कि यानी कि एक एरिया में कितनी अलग अलग तरह की स्पीसीज रहती है, उसे हम कहते हैं स्पीसीज रिचनेस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे सवाल आ सकता है और मैं आपको बहुत अच्छे से आगे जाके समझाने वाला हूं कि स्पीसीज रिचनेस होती क्या है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डील्स विद द वेराइटी ऑफ स्पीसीज रिचनेस एज वेल एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि कितने अलग तरह के क्या है वो ऑर्गेनिज्म है। पहले तो क्या है, कितने अलग अलग ऑर्गेनिज्म है एक एरिया में और उनके नंबर कितने हैं। ठीक है, दैट इज स्पीसीज इवननेस। हो सकता है यहां पे आपको समझ में ना आए तो अगली स्लाइड में आपको समझा दूंगा कि क्या होती है स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस, हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट जिसको हम कहेंगे, नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव मच ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस देन अ मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ टिम्बर प्लांट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम है, जो नेचुरल फॉरेस्ट होगा वहां पे डेफिनेटली अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे। और वही हम खेती जहां पे कर रहे हैं या फिर हमने जहां पे एक फॉरेस्ट क्रिएट किया वहां पे जो प्लांटेशन होगा वो कैसा होगा, हम एक जैसे प्लांट लगाएंगे। अगर हम बात करें हम खेती कर रहे हैं गेहूं की, तो सब झाड़ किसके होंगे, गेहूं के होंगे। तो डेफिनेटली वहां पे डाइवर्सिटी कैसी होगी, कम होगी, बिकॉज सभी झाड़ किसके हैं, गेहूं के हैं। बट वही अगर हम जंगल की बात करें, जंगल का एरिया भले ही छोटा ले लो आप, बट उस इतने एरिया में कितने अलग तरह के जानवर होंगे, कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे। तो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा डेफिनेटली उसमें क्या होगी, डाइवर्सिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ मोनोकल्चर प्लांटेशन। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। तो जहां पे एक आध एरिया में जब मैंने सब एक जैसे झाड़ लगा दिए तो उसे मैं क्या कहूंगा, मोनोकल्चर प्लांटेशन कहूंगा। तो डेफिनेटली जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगी, जो ह्यूमन बनाएगा, वहां पे क्या होगा, वहां पर कम डाइवर्सिटी होगी। पर जो नेचर ने बनाई है वहां पर इवोल्यूशन को पूरा पूरा सपोर्ट किया गया है, वो कैसी होगी, वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी, वहां पे विभिन्नता जो होगी वो ज्यादा होगी। देन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज इंडिया इज वन अमंग द 15 नेशन दैट आर रीच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा तरह की क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है। देन मैं आपको जो कह रहा था कि स्पीसीज रिचनेस क्या होता है और स्पीसीज इवननेस क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। रिच मतलब क्या, अमीरी, कि कौन सा एरिया में ज्यादा अलग अलग तरह की स्पीसीज है। ठीक है, अब देखिए द मेजरमेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इट्स रिचनेस। कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, रिच कहते हैं। ठीक है, एक घर में मान लीजिए 3 लोग हैं, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। एक घर में 3 लोग हैं, एक डॉग है और एक कैट है। एक घर में 3 लोग हैं, 3 ह्यूमंस है, एक डॉग है और एक कैट है। तो तीनों ह्यूमंस किसके हैं, यानी तीनों जो ऑर्गेनिज्म है, पहले जो 3 ह्यूमंस है वो सेम स्पीसीज के हैं, तो उन तीनों को मिला के एक स्पीसीज होगी, डॉग दूसरी स्पीसीज होगी और तीसरी कैट। तो 3 स्पीसीज एक घर में। उसी के बाजू वाले घर में मान लीजिए 10 ह्यूमंस है, सभी के सभी क्या है, 10 ह्यूमंस है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसमें ज्यादा हो गए, जो दूसरा घर है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। हमको ऑर्गेनिज्म की बात करनी है क्या, नहीं, हमको बात करनी है नंबर ऑफ स्पीसीज की, कि जहां पे स्पीसीज ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया कि पहले वाले घर में क्या है, 3 ह्यूमन है, एक डॉग है, एक कैट है। डॉग, कैट और ह्यूमन ये तीनों भी अलग अलग स्पीसीज के हैं। तो कौन ज्यादा स्पीसीज रीच हुआ, जो पहला घर है जहां पे 3 अलग अलग तरह के स्पीसीज है। यहां पे हम बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। सो द मेजरमेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इट्स रिचनेस।
द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, कितनी स्पीसीज है अलग अलग तरह की एक यूनिट एरिया में, उसको हम कहेंगे स्पीसीज रिचनेस। ये डायग्राम देखिए, एक है ए, एक को नाम देंगे एक को दूसरे को नाम देंगे हम बी। ए में देखिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, हर एक शेप को आप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म को आप क्या करने की कोशिश कीजिए, हर एक शेप को एक डिफरेंट स्पीसीज समझने की कोशिश कीजिए। अगेन मैंने वही डायग्राम ली है, थोड़ा सा सिर्फ बैकग्राउंड चेंज किया है। तो ए में क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 9। गिन लीजिए सभी शेप्स को, आप गिन लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 9। और वहीं आप बी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लगभग कितने हैं, 11 नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, बी में है। बट वही स्पीसीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे ज्यादा अलग अलग तरह के शेप है। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का कोई भी शेप नहीं है, इस तरह का शेप नहीं है यहाँ पर। देन यहाँ पर किसी भी तरह का हार्ट शेप नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 स्पीसीज है और यहाँ पे कितनी स्पीसीज है, 3 स्पीसीज है। यहाँ पे नंबर ऑफ बी में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है बट स्पीसीज सिर्फ 3 है। वही ए में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम है, सिर्फ 9 ऑर्गेनिज्म है बट नंबर ऑफ स्पीसीज कैसी है, ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी उतनी रिचनेस कैसी होगी, ज्यादा होगी। सो मोर स्पीसीज रिचनेस, लेस स्पीसीज रिचनेस। तो ये हुआ रिचनेस के बारे में। अब रह गया हमारा स्पीसीज इवननेस। सो स्पीसीज इवननेस क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्पीसीज इन एन एरिया। एक ही एरिया में सभी स्पीसीज कैसी, यानी जो स्पीसीज होगी वो कैसी होगी, इक्वल नंबर में होगी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज रिप्रेजेंट्स स्पीसीज इवननेस। इवननेस मतलब समांतर, कि अगर 10 अलग अलग स्पीसीज है तो 10 अलग अलग स्पीसीज के जो मेंबर्स होंगे वो भी कैसे होंगे, एक प्रॉपर एक इक्विलिब्रियम में होंगे। इस डायग्राम में देखिए आपको दिख रही है, ये सब मशरूम की पॉपुलेशन है। ए में कितनी तरह की मशरूम दिखाई दे रही है, एक है पीली वाली, एक है रेड वाली, यानी कि एक पीली दूसरी रेड, तीसरी जो दिखाई दे रही है वो ब्राउन और चौथी जो दिखाई दे रही है वो पर्पल। कितनी है, 4 है। बट ज्यादा कौन दिखाई दे रहा है, यस येलो वाली सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। वही आप दूसरी वाली देखिए डायग्राम बी, इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, रेड है, येलो है, ब्राउन है और पर्पल है। कहां पर स्पीसीज समांतर रूप से समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करी है, ए में या बी में। ए में क्या हुआ है कि एक कोई तो मशरूम जो है वो डोमिनेंट है, भले ही वहां पे 4 है। अगर आप दोनों की स्पीसीज रिचनेस की बात करोगे तो दोनों में स्पीसीज रिचनेस सेम है, दोनों में 4 अलग तरह की स्पीसीज है। बट अगर आप स्पीसीज इवननेस की बात करोगे तो ए में एक स्पीसीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, येलो वाली मशरूम ज्यादा है। वही अगर आप बी की बात करोगे तो बी में देखिए आपको रेड मशरूम भी बहुत ज्यादा दिख रही है, आपको येलो मशरूम भी उसी के नंबर में दिख रही है, आपको पर्पल मशरूम भी उसी नंबर में दिख रही है, तो आपको ब्राउन मशरूम भी उसी नंबर में दिख रही है। उसी को हम कहते हैं इवननेस, समान रूप से सभी स्पीसीज को बांटा गया है उस एरिया में। सो कम्युनिटी बी हैज सेम एबंडेंस ऑफ ऑल स्पीसीज, सभी स्पीसीज एक जैसी है, वहां पर एक ही नंबर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की गई है। सो कम्युनिटी बी हैव मोर स्पीसीज इवननेस, दोनों की स्पीसीज रिचनेस कितनी होगी, सेम। आप समझ लीजिए इस कंसेप्ट को, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दी स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। दोनों में, ए में और बी में, दोनों में स्पीसीज जो है वो सेम है, इसमें भी 4 है उसमें भी 4 है। बट यहां पे चारों में से सिर्फ ए में येलो को ज्यादा प्रमोट किया गया है, पर बी में चारों का ही इक्वल नंबर है। इक्वल नंबर को ही हम क्या कहेंगे, इवननेस कहेंगे। आप देखिए अगेन ये कम्युनिटी 1 एंड कम्युनिटी 2, आप इस डायग्राम को देखिए, आपको दिखाई देगा कम्युनिटी 1 में सभी तरह के प्लांट कैसे है, इक्वल नंबर में है। बट आप कम्युनिटी अगर बी में देखोगे तो एक जो ये वाला प्लांट है ये कैसा है, 1 2 3, यानी इसके मैक्सिमम नंबर किसके है, इसी के है। तो ज्यादा क्या कौन इवन हुआ, कम्युनिटी 1 हुई। इसमें सभी चारों तरह के प्लान कितने हैं, 25% है। वही अगर आप इसमें देखोगे कम्युनिटी बी में तो थर्ड वाला जो प्लांट है वो 70% में है, वाइल फर्स्ट वाला प्लांट जो है वो 6% में है। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, यानी कि कम्युनिटी बी में स्पीसीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है, बट कम्युनिटी 1 में स्पीसीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है। सो कम्युनिटी 1 एंड 2 हैव सेम स्पीसीज रिचनेस। कम्युनिटी 1 के पास में भी 4 स्पीसीज है अलग अलग, कम्युनिटी बी के पास में भी क्या है, 4 स्पीसीज अलग अलग है। बट community 1 have more species evenness. So species diversity is the product of species richness and species evenness. जो species diversity होती है वो किससे बनती है, वो दोनों को मिला के बनती है, species richness और species evenness से। Last one is the ecosystem diversity. Diversity of habitat in an given area. एक एरिया में
दी गए अलग अलग हैबिटेट को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। देखिए एक बड़ा सारा एरिया है, उस तरह एरिया में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, मछलियाँ पानी में रह रही है, उसके बाद में आपके जो लेकिन आपके क्या कहते हैं उसे हम, जो हिरन है वो हिरन ग्रास पे फोरेजिंग कर रहे हैं तो उनका अपना एरिया है, झाड़ अलग अलग तरह पे अलग अलग जगह पे खड़े हैं या फिर अलग अलग जगह पे है तो उनका अपना एरिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। सो इट इज़ अ डाइवर्सिटी एट लेवल ऑफ कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। पर आगे जाने से पहले को इकोसिस्टम समझना पड़ेगा, व्हाट इज इकोसिस्टम, बहुत जरूरी है ये समझना। सो इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। जहां पर भी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है तो जरूरी नहीं कि बायोटिक टू अबायोटिक होगा, अबायोटिक टू बायोटिक भी हो सकता है, नहीं वाइस वर्सा। तो बायोटिक का अबायोटिक से हो सकता है या फिर अबायोटिक का बायोटिक से हो सकता है। तो जब दो अबायोटिक और अबायोटिक इंटरेक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। देखिए ये प्लांट क्या कर रहा है, ये प्लांट है लिविंग यानी कि बायोटिक फैक्टर, वो CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। अब CO2 क्या है, अबायोटिक फैक्टर, O2 क्या है, अबायोटिक फैक्टर, यानी कि प्लांट हुआ बायोटिक और CO2 एंड O2 क्या हुए, अबायोटिक। तो यहां पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है किसका, बायोटिक फैक्टर का और अबायोटिक फैक्टर का। साथ में एक ह्यूमन को देख लीजिए, ये क्या कर रहा है, ये ब्रीथ इन कर रहा है। तो ह्यूमन जो हुआ वो क्या कर रहा है, वो ह्यूमन जो है वो बायोटिक फैक्टर हुआ और जो एयर होगी वो क्या होगी, अबायोटिक फैक्टर। यस, इस इतने एक सिंगल से झाड़ को भी मैं क्या कह सकता हूं, इस सिंगल से झाड़ को भी मैं एक इकोसिस्टम कह सकता हूं, इस अकेले ह्यूमन को भी मैं इकोसिस्टम कह सकता हूं, और इतने बड़े एरिया को भी मैं क्या कह सकता हूं, ह्यूमन कह सकता, इकोसिस्टम कह सकता हूं, सॉरी इकोसिस्टम कह सकता हूं। देखिए यहां पे प्लांट है, प्लांट सनलाइट को रिसीव करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब देखिए सनलाइट क्या हुई, अबायोटिक फैक्टर, प्लांट क्या हुआ, बायोटिक फैक्टर। तो दोनों मिला के भी क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं। प्लांट इसके इंटर्न क्या करेगा, CO2 लेगा, O2 देगा, तो अगेन प्लांट ने क्या किया, तो CO2 O2 क्या हो गया, अबायोटिक फैक्टर। फिर प्लांट क्या कर रहा है, ये O2 दे रहा है, तो O2 कौन लेगा, वो जो लड़की खड़ी है वहां पे या फिर वो जो डॉग खड़ा है, वो डॉग क्या करेंगे, ये O2 लेंगे और CO2 रिलीज करेंगे, यानी जो O2 हुआ ये O2 हुआ अबायोटिक फैक्टर, ह्यूमन जो हुआ वो बायोटिक फैक्टर, यानी अगेन क्या है, इकोसिस्टम है। तो सब मिला के क्या करते हैं, इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करें या इकोसिस्टम बना रहे हैं। देन बाउंड्री ऑफ इकोसिस्टम की कितनी बड़ी हो सकती है इकोसिस्टम, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द बाउंड्री ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड बाय द रिसर्चर और द ऑब्जर्वर। अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मेरे लिए कितनी बड़ी इकोसिस्टम होना चाहिए, दैट आई कैन डिसाइड। अगर मेरे घर में होने वाली सभी बायोलॉजिकल यानी कि बायोटिक अबायोटिक इंटरेक्शन की अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मेरा घर भी मेरे लिए क्या हो सकता है, एक इकोसिस्टम हो सकती है। हमारी क्लासरूम भी हमारे लिए एक इकोसिस्टम हो सकती है, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूं तो मुझे कितने एरिया में स्टडी करना है वो मुझे जरूरी है समझना। यहां पे एक डायग्राम देखिए, ये भी एक छोटी सी इकोसिस्टम हो सकती है। वाटर यहां पे क्या होगा, अबायोटिक फैक्टर होगा, और मछली जो होगी यहाँ पे जो फिश है, गोल्डन फिश, वो एक बायोटिक फैक्टर है। वो भी एक आपस में क्या करे, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी क्या बनाते हैं, वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ देखिए उससे थोड़ा सा बड़ा क्या है, हम कहेंगे उसे एक्वेरियम है, उसमें भी क्या है, देखिए आप अलग अलग तरह के क्या है, फिश है, वो फिश ज़्यादा है यहाँ पर नंबर में, तो सभी मिला के क्या कर सकते हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। और इसको देखिए एक नेचुरल रिवर है, ये रिवर भी क्या हो सकती है, कंप्लीट के कंप्लीट इतना एरिया भी क्या हो सकता है, एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो देखिए एक जगह इकोसिस्टम बहुत छोटी है, एक जगह इकोसिस्टम बहुत बड़ी है। किसने डिसाइड की बाउंड्री, बाउंड्री डिसाइड की रिसर्चर ने। मुझे क्या स्टडी करना है, मुझे नेचुरल रिवर स्टडी करना है या मुझे छोटा सा घर में रखा हुआ एक वो गमला यूज यानी ये करना है, वो डिपेंड करता है कि कौन स्टडी कर रहा है, उसको कितने एरिया में स्टडी करना है। अब कितनी लिमिट होगी ये देखिए, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, एक जगह महाराष्ट्र को मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक जगह मध्य प्रदेश को। दोनों बहुत दूर है एक में से, नहीं, दोनों की बाउंड्री एक में को सटिक कर है, दोनों की बाउंड्री एक में को पास में है। दे कैन बी अ पार्ट ऑफ सेम इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ द ऑलमोस्ट सेम क्लाइमेटिक कंडीशन। हाँ, अब इकोसिस्टम की बाउंड्री हमको समझने के लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कितनी बड़ी इकोसिस्टम हो सकती है। तो देखिए महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में लगभग एक जैसी ही इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी, तो दोनों भी क्या हो सकते हैं, दोनों भी एक इकोसिस्टम का पार्ट हो सकते हैं, दोनों मिलाकर हम एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। बट वही अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर की, तो नहीं, यह पॉसिबल नहीं होगा कि महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर दोनों भी एक ही इकोसिस्टम का पार्ट होंगे, दोनों अलग अलग इकोसिस्टम का पार्ट होंगे। क्यों? बिकॉज महाराष्ट्र में होने वाली क्लाइमेटिक कंडीशन और जम्मू कश्मीर में रहने वाली क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। बर्फबारी जो होती है जनरली 12 ही महीने होती है जम्मू कश्मीर में, बट महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता।
ठीक है, धूपकाले में महाराष्ट्र में 49-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है, बट सेम कहाँ नहीं होता, सेम जम्मू कश्मीर में नहीं होता। इसका मतलब क्या है, दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, और क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है तो दोनों भी एक इकोसिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते। यानी कौन सी बाउंड्री होगी इकोसिस्टम की, एक तो खुद रिसर्चर डिसाइड कर सकता है, पर कितनी बड़ी ले सकता है वो, एक सबसे बड़ी इकोसिस्टम हो सकती है एक सेम क्लाइमेटिक कंडीशन वाला एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पे सेम क्लाइमेटिक कंडीशन हो। अगर हम बात करें, मैं यानी सिंपल सा अगर हम बात करें तो एक जैसी इकोसिस्टम जहां पे, यानी एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन जहां पे होगी, वो सभी किसका पार्ट हो सकते हैं, वो सभी पार्ट हो सकते हैं एक इकोसिस्टम का। देखिए ये डायग्राम है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। यहां पे पहले मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअल, देन इंडिविजुअल के बाद में देखिए पॉपुलेशन। व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन, यस, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज फॉर्म्स दी पॉपुलेशन। इंडिविजुअल यानी कि वो अकेला था, वो अकेला कोई भी हो सकता है। फिर पॉपुलेशन मतलब क्या, कि सेम स्पीसीज के जब ऑर्गेनिज्म साथ में आ जाएंगे तो क्या हुआ, वो पॉपुलेशन बन गई। देन कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब अलग अलग तरह के वहां पे क्या आ गए, ऑर्गेनिज्म आ गए, वो क्या बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। देन इकोसिस्टम, एक ऐसा एरिया जहां पे सेम क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो आ गया आपका इकोसिस्टम। उससे बड़ा जो है वो बायोम है, पूरा एरिया। और लास्ट ही है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जहां पे तीनों चीजें आएगी, जहां पे आएगा आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर, ये तीनों मिलाकर जो होगा वो होगा आपका बायोस्फीयर। सो द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इंडिकेट्स डाइवर्सिटी इन द नंबर ऑफ नीश। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ता हूं, द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम इंडिकेट्स, यानी कि जो इकोसिस्टम में जो वेराइटीज होती है वो क्या इंडिकेट करती है, इट इज इंडिकेट्स द डाइवर्सिटी इन नंबर्स ऑफ नीश। आपने नाम सुना है नीश क्या होती है, मैं समझाता हूं आपको। नीश, इसको नीचे नहीं पढ़ना है, नाइकेस नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं नीश। नीश का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म की जगह जहां पे वो ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। अगर मैं टीचर हूं तो मेरा फंक्शनल रोल क्या है, टीचिंग करना, करेक्ट। तो कॉलेज की कैंटीन जो होगी वो मेरा क्या नहीं होगा, दैट इज नॉट माई नीश, वो मेरा फंक्शनल एरिया नहीं है, जहां जो एक्चुअल मेरा फंक्शन क्या है, टीचिंग करना, तो वो मेरा क्या नहीं होगा, वो मेरा नीश नहीं होगा। मेरी नीश कौन सी होगी, क्लासरूम। क्लासरूम में भी कहां पर, ब्लैक बोर्ड के पास का जो एरिया होगा जहां पे मैं एक्चुअल में पढ़ाता हूं, वो मेरा एरिया क्या होगा, फंक्शनल एरिया। कॉलेज क्या होगा मेरा, कॉलेज हो सकता है मेरा हैबिटेट, जहां पे मैं रहता हूं, जहां पे मैं पढ़ाता हूं पूरे एरिया में, बट एक्चुअल में मेरा फंक्शनल रोल मैं कहां परफॉर्म कर रहा हूं, नीश में। तो नीश को हम सिंपल कहेंगे, इट इज अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स इट्स फंक्शनल रोल। नीश इज अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स इट्स फंक्शनल रोल। जहां पे भी ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शनल रोल परफॉर्म करेगा उस एरिया को हम नीश कहेंगे। तो देखिए ये डायग्राम हमने पहले भी देखी, थोड़ी सी अलग एस्पेक्ट में देखी थी। तो यहाँ पे आपको फ्लेमिंगो दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पे आपको डैबलिंग डक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगेन एवोकेट्स है, देन ऑयस्टर कैचर्स है, देन आपके यहाँ पे आपको प्लोवर्स दिखाई दे रहे हैं। 5 अलग अलग बर्ड्स है, पांचों ने अलग अलग एरिया बांट लिया है। अगर सभी एक जगह आकर साथ में काम करने लग जाए, साथ में एक जगह आके वो प्रेडिशन करने लग जाए, शिकार करने लग जाए, तो उस आपस में क्या होगी, उनकी कंपटीशन बढ़ेगी। आपस में अगर कंपटीशन करेंगे तो उनका ही नुकसान होगा। इन्होंने क्या कर लिया, एरिया बांट लिया। प्लोवर्स फ्लेमिंगो के रीजन में नहीं जाएगा, फ्लेमिंगो एवोकैट्स के रीजन में नहीं जाएगा। तो पांचों अलग अलग जगह पर है, तो पांचों अलग अलग जगह पे अपना फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए हम क्या कहेंगे, तो हर कोई जहां पे अपना फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, नीश कहेंगे। प्लोवर्स के लिए ये पत्थर के आसपास का जो एरिया होगा ये उसकी नीश है। फ्लेमिंगो के लिए अपना ये एरिया क्या होगा, उसकी नीश होगी। ऐसा नहीं है कि फ्लेमिंगो यहां से यहां नहीं आ सकता, यहां से यहां, ये एक में एरिया में जा सकते हैं, बट जहां पे अपना रोल परफॉर्म करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नीश कहते हैं। देन ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन में कौन कहां पे है, प्लांट्स अलग ट्रॉफिक लेवल पे होंगे, हर्बीवोर्स देन कार्निवोर्स, तो उसे हम कहेंगे ट्रॉफिक लेवल्स की वजह से भी क्या होती है, डाइवर्सिटी बढ़ती है। फूड वेब, जितनी कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगी उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। देन न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो, जितनी ज्यादा इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो होगा उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतना ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा। देन इंडिया हैव हाई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, हमारे पास में क्यों इतनी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, इसका आप रीजन समझने की कोशिश कीजिए। हमारे से बड़े बड़े देश है साइज में, एरिया में, हम इंडिया से भी बड़े देश है दुनिया में, बट साइज में भले ही बड़े होने के बावजूद उनके पास में उतनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं है। उसका रीजन क्या है, तो इंडिया में ज्यादा क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम लाइक्स डेजर्ट। भारत में, इंडिया में डेजर्ट भी है, पता है हमें, हमारे यहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी है,
हमारे यहाँ पर मैनग्रूव फॉरेस्ट भी है, सुंदरबन का जंगल जो है वो मैनग्रूव फॉरेस्ट में है। देन कोरल रीव्स भी है, वी हैव वेटलैंड्स ऑल्सो, हमारे पास वेटलैंड्स भी है, हमारे पास यूस्टेरिज भी है। व्हाट इज यूस्टेरिज? जिसे हम कहते हैं संगम, स्टरीज कहते हैं उसे। देन हमारे पास अल्पाइन मीडो है जो बर्फीला रीजन है वो है, हमारे पास कोनीफेरस फॉरेस्ट है जो कि शिमला के एरिया में मिलता है, कुल्लू मनाली। देन हमारे पास हमारे इंडिया में डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, हमारे यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी है। यानी हमारे पास में विभिन्न तरह की क्या है, इकोलॉजिकल कंडीशंस है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग होने की वजह से उस कंडीशन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी अलग होंगे, और जितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे उसी को फाइनली हम क्या कहते हैं, कंक्लूड करके उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम डायवर्सिटी कहते हैं या बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब इस इकोसिस्टम डायवर्सिटी को भी हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, ये समझना जरूरी है। अब आपको बता दूं, ये आपके स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं है, बट ये नीट में है, और मुझे लगता है कि सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, ये आपको सिलेबस में नहीं है। दैट इज इकोसिस्टम डायवर्सिटी। अल्फा डायवर्सिटी है, बीटा है और गैमा डायवर्सिटी है। अब ये समझ लीजिए, अल्फा डायवर्सिटी मतलब क्या होता है, डायवर्सिटी ऑफ वन एरिया, अल्फा मतलब 1, बीटा मतलब डायवर्सिटी ऑफ 2 एरिया, एंड गैमा डायवर्सिटी मतलब डायवर्सिटी ऑफ लार्ज और वेरियस एरियाज। यहां पर ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इसको बेहतर समझाता हूं इस डायग्राम के साथ। अल्फा डायवर्सिटी, दिस इज अ डायवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर साइट। अब देखिए, हर एक राउंड को आप समझ लीजिए एक एरिया, ये साइट ए है, साइट बी है और साइट सी है। चीज समझने की कोशिश कीजिए, 3 साइट दिखाई दी है, साइट ए, साइट बी, साइट सी। साइट ए को मैं कहूंगा एरिया 1, साइट बी को कहूंगा मैं एरिया 2 बी, लाइक एरिया 2, एंड साइट सी को कहूंगा मैं एरिया 3। तो ये साइट ए में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी अलग अलग स्पीसीज होंगी, वो सब मिला के क्या देंगे, अल्फा डायवर्सिटी। साइट बी में जितने भी होंगे वो देंगे अल्फा डायवर्सिटी, और साइट सी में जितने भी होंगे वो अल्फा डायवर्सिटी। ए बी सी तीनों को नहीं मिलाना है, ए और बी को भी मिलाना नहीं है, अकेले ए में जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उसको हम कहेंगे अल्फा डायवर्सिटी, अकेले बी में जितने होंगे उसी को भी हम कहेंगे अल्फा डायवर्सिटी, अकेले साइट सी में जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उसे हम कहेंगे अल्फा डायवर्सिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज द लोकल डायवर्सिटी। ठीक है, दिस डायवर्सिटी इज ऑन स्मॉल स्केल, जनरली ऑफ अ साइज ऑफ 1 इकोसिस्टम, बहुत छोटे एरिया में होता है। बीटा डायवर्सिटी मतलब क्या, द डायवर्सिटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन 2 कम्युनिटीज और 2 इकोसिस्टम। हाँ, अब अल्फा में हमने क्या किया था, साइट ए को अलग गिना, साइट बी को अलग गिना, साइट सी को अलग गिना, बट हम बीटा में क्या करेंगे, साइट ए प्लस साइट बी दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, दोनों मिला के हमको देंगे क्या, बीटा डायवर्सिटी। साइट बी प्लस साइट सी, बी और सी दोनों को मिला के हमको क्या मिलेगी, बीटा डायवर्सिटी। यानी अल्फा में क्या हुआ, ए इंडिपेंडेंट था, बी अलग था और सी अलग था। बीटा में क्या हुआ, ए और बी दोनों एरिया को मिला के हमने डायवर्सिटी ली। बीटा में क्या किया, बी और सी दोनों एरिया को हमने मिलाकर ली। तो डेफिनेटली गैमा का मतलब क्या होता है, एक लार्ज एरिया में जब हम सभी को मिला देंगे, ए, साइड बी और साइड सी तीनों को मिला के जब हम लेंगे, तीनों को मिला के हम जब डायवर्सिटी पढ़ेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गैमा डायवर्सिटी। गैमा डायवर्सिटी मतलब इट इज अ डायवर्सिटी ऑफ ओवरऑल रीजन। तो देखिए इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि ए यानी कि ये जो एक छोटा सा एरिया है, दिस इज अल्फा डायवर्सिटी, ये छोटा सा एरिया है ये अल्फा, और ये छोटा सा एरिया अल्फा, दोनों को मिला के क्या दे रहे हैं, दोनों को मिला के अगर हम डायवर्सिटी पढ़ेंगे तो बीटा, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो बीटा, और पूरे एरिया को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे उसे गैमा डायवर्सिटी। सो हियर डायवर्सिटी इज कंपेयर्ड बिटवीन मेनी इकोसिस्टम, किसमें, गैमा के अंदर। इट इज मोस्ट डाइवर्स, मोस्ट स्टेबल, बिकॉज जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतनी डायवर्सिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। इट इज मोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, सो यहां देखिए, मान लीजिए ये प्लेस है 1 2 3 4 5 और ये स्पीसीज है। तो 1 में देखिए स्पीसीज ए है, स्पीसीज सी है, स्पीसीज डी है। ठीक है, तो 1 की इकोसिस्टम डायवर्सिटी कितनी होगी, दैट इज 1। अगर हम अकेले 1 को पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे अल्फा। तो अल्फा डायवर्सिटी ऑफ प्लेस 1 इज 3, प्लेस 2 इज 4। ठीक है, तो ये होगी अल्फा डायवर्सिटी। अब बीटा डायवर्सिटी मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के कितनी डायवर्सिटी होंगी उसमें। तो देखिए यहां क्या होगा, 1 में ए है, 2 में ए नहीं है, तो ये हो गया दोनों को मिला के 1। बी में यानी 2 में बी है, ए में नहीं है। सी में भी है, सी यानी सी स्पीसीज जो है वो 1 में भी है, 2 में भी है। डी स्पीसीज जो है वो 1 में भी है, 2 में भी है। स्पीसीज ई है वो सिर्फ किस में है, वह एक बी में, 2 में है, 1 में नहीं है। तो ये एक स्पीसीज, ये दूसरी, ये दोनों को अलग अलग नहीं पकड़ना है, ये दोनों भी जगह के स्पीसीज कौन सी है, सी ही है, तो दोनों को मिला के हम एक ही पकड़ेंगे। आपको लगेगा कि सी 1 की सी अलग है, 2 की सी अलग, नहीं, हम किसकी बात करें, स्पीसीज तो सेम ही है, तो उसको एक ही काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5
तो 1 और 2 को दोनों को मिला के हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। हमने 2 एरिया को कंपेयर किया है, और अगर मैं पाँचों को ले लूँ, पाँचों को पकड़ लूँ साथ में, तो पाँचों को मिला के क्या होगी, गामा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी 1 एंड 2 को मिला के 5 है। बीटा डाइवर्सिटी ऑफ 2 एंड 3 यानी कि ये सेकंड और थर्ड को अगर हम मिलाए तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे क्या नहीं है, ए नहीं है, इसलिए उनकी डाइवर्सिटी कम हो गई 4। तो इसे कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी मतलब सभी को अगर हम मिला ले तो हमको क्या मिल जाएगी, S1 प्लस S2 प्लस S3 माइनस C। यहाँ पे S1 S2 का मतलब क्या होता है, दैट इज स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 और सभी को मिला के हमने अगर देखे तो हमको मिल जाएगा आपका क्या कहते हैं, गामा डाइवर्सिटी। एंड सी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन स्पीसीज। तो सभी में जितनी कॉमन स्पीसीज है उनको हटा देंगे। सो गामा डाइवर्सिटी सभी की मिला के क्या होगी, आपकी 5 होगी मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम स्पीसीज कितनी है, 5। तो कितनी डाइवर्सिटी होती है, 5 होती है। सो ये इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू। ये हुआ आपका पार्ट ए इस चैप्टर का। पार्ट बी जो होगा, यानी कि सेकंड जो स्लाइड यानी शो होगा, यानी सेकंड वीडियो होगा, मैं बहुत जल्दी ही पब्लिश करूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप मुझे मेल कर सकते हो, मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।